अंडर एनी अंडर एनी कॉन्ट्रैक्ट जो भी उसने किया है अदर देन स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, उसका राइट टू रिलीव जो है वो डिप्राइव नहीं किया जाएगा या उसे छीना नहीं जाएगा। वेरी गुड। एंड साथ में सेक्शन 10 ये मगर इंपोज स्पेसिफिक कर, परफॉर्मेंस डिप्राइव करा जा सकता है ना? हाँ, बट सेक्शन 10 साथ में ये बोलता है कि अगर ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं तो उसमें स्पेसिफिक परफॉर्मेंस जो है वो सिर्फ और सिर्फ कोर्ट इन्फोर्स कर सकती है, प्रोवाइडेड बाय सेक्शन कंप्लाइंग सेक्शन 11, 14 एंड 16। अच्छा, लास्ट पार्ट फिर से बोलो एक बार। लास्ट पार्ट ये Let me draw whatever you're saying. You are saying that section 3A is section 3A provides that specific performance is the discretion, right? यस, Okay. And what the बट section 10 entails? section 10 intends that specific performance will only be granted by the court, subject to the provisions of section 11, 14 and 16. अच्छा, anyways specific performance will be ordered by the court only, चाहे वो Yes, डिस्क्रिशन को एक्सरसाइज करे चाहे एज अ मैटर ऑफ राइट। आई एम correct. टॉकिंग अबाउट वेदर इट इज क्लेम्ड एज अ मैटर ऑफ राइट और नॉट। तो देखो, सेक्शन 10 इज द फ्रूट ऑफ 2018 अमेंडमेंट, है ना? Yes, It has provided that specific performance is the rule now. correct. But there are three instances where a specific performance, although it is the rule, it shall not be ordered. 11 clause 2 हो गया, सेक्शन हाँ, 14 हो गया, सेक्शन 16 हो गया। करेक्ट। अब एक बार रिवर्स चलते हैं। वो रिवर्स ये है कि जो सेक्शन 3A कह रहा है ना कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस मांगूंगा भी तब भी नहीं मिलेगा, तो अब कोर्ट के पास वो इंस्टेंसेस हैं। वो कौन सी इंस्टेंसेस हैं? वो ये इंस्टेंसेस हैं। डिस्क्रिशन है ही नहीं कोर्ट का, समझे? एंड फिर इसको 24 के साथ कैसे लिंक करेंगे सर? 24 के साथ तो बहुत आसान है। 24 के साथ पहले ये दो रिलेशन स्टैब्लिश हो पाया है? हाँ, करेक्ट कि एक तरफ हम इस बारे में बात कर रहे नहीं, हैं कि इट एक इज तरफ नहीं। पहले हम ये देख रहे हैं, जब हम बेयरक रीडिंग कर रहे हैं ना, तो हमें लग रहा है कि दोनों में विरोधाभास है। यू आर करेक्ट। सेइंग यू आर ब्लोइंग हॉट एंड कोल्ड एट द सेम टाइम। एक तरफ हाँ, एक तरफ ना। एक तरफ स्पेस परफॉर्मेंस करवा रहे हो, एक तरफ बना कर रहे हो। बट लॉ क्या कहता है? जो जो गोल्डन रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन है वो क्या है कि कोई भी लॉ है ना, उसको हारमोनियसली इंटरप्रेट करो। कोई भी लॉ है, तो हमने सेक्शन 3A और 10 को भी हारमोनियसली इंटरप्रेट करा है। और कैसे इंटरप्रेट करा है कि जो सेक्शन 3A में डिस्क्रिशन की बात हो रही है, तो वो कौन सा डिस्क्रिशन है? वो आर्बिट्ररी नहीं है। वो डिस्क्रिशन वो है कि अगर मैटर 11 क्लॉज 2 का होगा, 14 का होगा या 16 का होगा, तब कोर्ट कहेगा कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस में ऑर्डर नहीं कर रहा हूं। अन्यथा वो कहेगा कि करो। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की बात है और 2018 है, तो इसीलिए आई एम ड्यूटी बाउंड, आई हैव अ मैंडेट टू ऑर्डर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। ओके। राइट? यस सर। अब इसको 24 के साथ आपने बोला, 24 के साथ कैसे करेंगे? 24 वैसा ही है। 24 ये कह रहा है कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए सूट मांगा है और डिसमिस हो गया है सूट। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिसमिसल एंड रिजेक्शन? कौन बताएगा? मैंने बताया हुआ है ऑलरेडी। डिसमिसल और रिजेक्शन में डिफरेंस क्या है? डिसमिसल इज ऑलवेज ऑन मेरिट्स। डिसमिसल हमेशा मेरिट्स पे होता है, जब दोनों पार्टीज को एक अपॉर्चुनिटी मिली है एविडेंस देने की। सो डिसमिसल इज ऑलवेज ऑन मेरिट्स, whereas rejection is on the face. Rejection is on the face. अगर प्राइमा फेसाई कोर्ट को लगता है कि भाई मैटर इज नॉट वर्थ ट्राइंग, ट्रायबिलिटी नहीं है मैटर में, मे बी कॉज ऑफ एक्शन इज मिसिंग या कोई टेक्निकल डिफिकल्टी है, उसकी वजह से कोर्ट क्या करेगा? उसको रिजेक्ट कर देगा। एंड अ प्लेंट वंस रिजेक्टेड, यू कैन फाइल अनदर प्लेंट ऑन द सेम कॉज ऑफ एक्शन। मगर डिसमिसल अगर हुआ है तो दोबारा से तुम उसी कॉज ऑफ एक्शन पे दोबारा से प्लेंट डालोगे तो इट इज नॉट मेंटेनेबल। तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन रिजेक्शन एंड डिसमिसल। तो यहां पे क्या हुआ है? स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का सूट डाला और वो क्या हो गया? डिसमिस हो गया। तो कैन यू फाइल अनदर सूट ऑन द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस? द आंसर इज नो, यू कैन नॉट, बिकॉज द सूट वाज डिसाइडेड ऑन मेरिट्स। राइट? Now, what are you doing? You have filed subsequent suit for the purpose of claiming damages.
Can you do that? The answer is no. Section 24 provides with the embargo. Section 25 उस पर restriction लगाता है that you cannot file subsequent suit for claiming damages. तो in this case other remedies also barred. In this case other remedies also barred. ठीक है सर ये 24 में हाँ जो लास्ट लाइन है, बाय रीजन ऑफ सच ब्रीच, या इसको एक बार इंटरप्रेट कर देंगे. बाय रीजन ऑफ सच ब्रीच का मतलब क्या है? द कॉज ऑफ एक्शन इज सेम. तो उस कॉज ऑफ एक्शन से बाय वर्च्यू ऑफ दैट कॉज ऑफ एक्शन यू हैड टू रिलीफ्स. Either you would have sought specific performance or either you would have damages. Now in the first suit you have claimed only specific performance. You would have claimed damages in the alternative, but you did not. So you cannot take the benefit of your own wrong. Specific performance पढ़ाते टाइम मैंने पहले ही बताया था that the plaintiff cannot take the benefit of his own wrong. He should come to the court with clean hands. तो यहां पे यू आर ट्राइंग टू मेक द बेनिफिट आउट ऑफ योर मिस्टेक. यू कैन नॉट डू दैट. है ना? सो क्लियर है. सेक्शन 3A1024. यस सर. प्लीज राइट डाउन ए क्वेश्चन. सेक्शन 3A and section 10 seems to be dichotomous. Seems to be dichotomous in nature, but actually they are not. Discuss. Section 3A read with section 10 seems to be dichotomous, but actually they are not. Discuss. Section 3A read with section 10 seems to be dichotomous, but actually they are not. Discuss. ठीक है, इसको 100 वर्ड्स में लिखना है. 100 words में लिखना है. You have to use section 24 also. So can you please repeat this? Yeah. Section 3A read with section 10 of SRA seems to be dichotomous या contradictory to each other. Dichotomous लिखोगे तो to each other जो है ना वो यूज करना बच जाएगा. जितने कम वर्ड्स यूज करोगे उतना ही अच्छा है. So seems to be dichotomous, but actually they are not. Discuss. तो फर्स्ट पैराग्राफ में सेक्शन 3A सेक्शन 20 सेक्शन 10 समझा दो. सेकेंड पैराग्राफ में उन दोनों का जो इंटरप्ले है वो समझा दो. तो 2 पैराग्राफ में आंसर को समराइज करना है. नॉट मोर देन 100 वर्ड्स. ऑल राइट. ठीक है. अब देखो सेक्शन 3A ने कह दिया स्पेसिफिक परफॉर्मेंस. रूल मुझको पता है आज की तारीख में. व्हाट इज द रूल? आफ्टर 2018 अमेंडमेंट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस इज द रूल. स्पेसिफिक परफॉर्मेंस इज द रूल. बट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस इज द रूल. बट देयर आर 3 इंस्टेंसेस वेयर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस विल नॉट बी ऑर्डर्ड. सबसे बड़ा ऑर्डर कौन सा है? 11 क्लॉज 2, सेक्शन 14 एंड सेक्शन 16. सेक्शन 11 क्लॉज 2 तो समझ में आ गया कि भाई कोई ट्रस्ट है और उस ट्रस्ट में जो ट्रस्टीज है ना उन्होंने ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट बना दिया जो कि बियॉन्ड देयर अथॉरिटी है. तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को यू कैन नॉट स्पेसिफिकली एनफोर्स. ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को यू कैन नॉट स्पेसिफिकली एनफोर्स. यू कैन नॉट स्पेसिफिकली एनफोर्स. ठीक है. सेक्शन 14. सेक्शन 14 क्या कहता है? Section 14, please read the marginal note of section 14. Section 14 देखो क्या कहता है? Contracts not specifically enforceable. The contracts which cannot be specifically enforceable. The contracts which cannot be specifically enforced. ठीक है. Section 14 हो गया. Section 16 क्या कहता है? Who? है ना? Provisional bars to relief. Section 16 क्या कहता है? Who? मतलब कौन लोग हैं जो स्पेसिफिकली परफॉर्म नहीं करवा सकते. तो सेक्शन 14 से मुझे व्हाट मिल जाता है और सेक्शन 16 से मुझे हु मिल जाता है. मतलब व्हाट कैन नॉट बी स्पेसिफिकली परफॉर्म और 16 से मिल जाता है हु. ठीक बात है. Yes. बोलो ना. Yes sir. राइट. सो
बेरेट खोल लेता हूँ। ओके, सेक्शन 14 देखो क्या कहता है, द कॉन्ट्रैक्ट्स कैन नॉट बी स्पेसिफिकली एनफोर्स्ड नेमली। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आता है कॉन्ट्रैक्ट्स अंडर विच सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस हैज बीन गिवन। सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस हैज बीन गिवन, तो सब्स्टिट्यूट परफॉर्मेंस मुझे एक्चुअली ये आज कराना है मुझे। सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस हैज बीन गिवन, सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस हैज बीन गिवन। The contract, the performance of which involves the performance of a continuous duty which the court cannot supervise. ठीक है, the contract which is so dependent on the personal qualification of the parties that the court cannot enforce specific performance of or of its material terms. A contract which is of its nature determinable, ठीक है, तो इसको इस तरह से देखो, क्या हो रहा है कि एक कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, एक कॉन्ट्रैक्ट है, तो कॉन्ट्रैक्ट के लिए दो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। कौन सी? डेट ऑफ एग्जीक्यूशन, जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट बना। दूसरी डेट, डेट ऑफ परफॉर्मेंस, डेट ऑफ परफॉर्मेंस, डेट ऑफ परफॉर्मेंस, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट? प्लीज टेल मी व्हाई डेट ऑफ परफॉर्मेंस इज इंपॉर्टेंट? डेट ऑफ एग्जीक्यूशन इंपॉर्टेंट क्यों है और डेट ऑफ परफॉर्मेंस इंपॉर्टेंट क्यों है? बताइए, कौन बताएगा? सर एक्चुअल ब्रीच तो डेट ऑफ परफॉर्मेंस भी पता चलेगा ना। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। और एग्जीक्यूशन? सर दैट द कॉन्ट्रैक्ट विल कम इन, दैट द कॉन्ट्रैक्ट विल गेट एनफोर्स्ड। एनफोर्स नहीं, पार्टीज प्रिवी हो जाएंगे एक दूसरे के। नहीं 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 नहीं, कॉन्ट्रैक्ट हो गया तो प्रीव्यू हो गया। एग्जीक्यूशन इंपॉर्टेंट क्यों है? डेट ऑफ एग्जीक्यूशन इंपॉर्टेंट क्यों है? एग्जीक्यूशन मतलब जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट बना, वो इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि उसके बाद ही तो वो लीगल सर उधर रिलेशनशिप है। लीगली बाउंड हो जाएंगे तब। ठीक है, बहुत बढ़िया, आगे और बढ़ो, एक स्टेप पहले हो, बस एक स्टेप और आगे बढ़ना है। उससे क्या हो जाएगा? सेक्शन सर 37 वन पार्टी कैन सू applicable अनदर होगा। पार्टी। ठीक है, बिल्कुल सही, उसके एक और आगे जाओ, सेक्शन एग्जीक्यूशन। सेक्शन 37 हो गया, उससे क्या हो रहा है? सर डेट ऑफ एग्जीक्यूशन से क्या हो रहा है? सर जिसलिए कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उसका रीजन पता चलता है। वो हो गया वो, राइट्स। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट है तो राइट्स हो गए, मगर डेट ऑफ एग्जीक्यूशन इंपॉर्टेंट इतना क्यों है? मैं बात समझ गया आप लोगों की। डेट ऑफ एग्जीक्यूशन का मतलब यह है कि इस दिन कॉन्ट्रैक्ट बना, है ना, मतलब जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट बना उस दिन से पार्टीज हैव अग्रीड टू बी अटेंडेड बाय लीगल कंसिक्वेंसेस। उसी दिन दोनों पार्टीज ने निश्चय कर लिया कि हम दोनों एक दूसरे के प्रति जिम्मेदारी लेते हैं। वी आर बाउंड, we have a respective rights and duties towards each other. That's what you're saying? यस सर। यस सर। डेट ऑफ एग्जीक्यूशन और इंपॉर्टेंट क्यों है? डेट ऑफ एग्जीक्यूशन ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है, उससे मुझे जुरिसडिक्शन पता चल जाएगा कोर्ट का कि भाई अगर चलो डेट ऑफ परफॉर्मेंस से अगर ब्रीच हुआ, डेट ऑफ परफॉर्मेंस पे अगर ब्रीच हुआ तो सूट का फाइल करना है, तो ये भी इसके लिए भी तो इंपॉर्टेंट है। तो डेट ऑफ, तो
प्लेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट डिसाइड करने के लिए भी इंपॉर्टेंट है ये डेट ऑफ एग्जीक्यूशन। ठीक बात है, Yes, sir. लिख लो, रेसिडुआ में लिख लो ये वाला पॉइंट। सो डेट ऑफ एग्जीक्यूशन इसलिए भी इंपॉर्टेंट है, डेट ऑफ एग्जीक्यूशन इसलिए भी इंपॉर्टेंट है, रेसिडुआ में लिखना केदारनाथ वर्सेस गिरधारीलाल केडिया, केदारनाथ वर्सेस गिरधारीलाल केडिया, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में सीखेंगे आप लोग, केदारनाथ वर्सेस गिरधारीलाल केडिया। तो डेट ऑफ एग्जीक्यूशन इसलिए भी इंपॉर्टेंट है फॉर द पर्पस ऑफ फाइंडिंग आउट द प्लेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कि ठीक है 6 तारीख को कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट हो गया, मगर कहां हो गया, दिल्ली में हो गया। सो दिल्ली कैन बी द प्लेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, है कि नहीं? सही बात है, चला जाए, Yes, sir. राइट? यस सर। Okay, now I know what is the date of execution, date of performance. Date of performance इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसी दिन ये पता लगाया जाएगा कि ब्रीच हुआ था कि नहीं हुआ था, उसी दिन पता लगाया जाएगा कि ब्रीच हुआ था कि नहीं हुआ था। ठीक है, उसी दिन पता लगा जाएगा कि अगर परफॉर्मेंस हो गया तो ठीक है, परफॉर्मेंस अगर नहीं हुआ तो क्या हुआ, ब्रीच हो गया। सही बोल रहा हूं, गलत बोल रहा हूं? परफॉर्मेंस नहीं हुआ और पार्टी के पास जस्टिफिकेशन भी नहीं है तब ब्रीच हुआ। ठीक है, यही तो है ब्रीच। यस। अगर पार्टी के पास अच्छा जस्टिफिकेशन है तो फिर ब्रीच कैसा? जैसे जिस दिन डेट ऑफ परफॉर्मेंस था उस दिन क्या था, जो पार्टी थी कॉन्ट्रैक्ट की उसकी डेथ हो गई है, पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट हैज डाइड एंड द कॉन्ट्रैक्ट इज बेस्ड ऑन द पर्सनल क्वालिफिकेशन। ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट था कि बी इज द सिंगर, ए विल गिव 10,000 रुपीज टू बी, और डेट कौन सी है, 1 जून, उस दिन उसको गाना गाना है, मगर 1 जून जो डेट ऑफ परफॉर्मेंस है उसमें बी की डेथ हो चुकी है। तो कैन द लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ बी परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट? नो, ही कैन नॉट। सो कैन द कोर्ट ऑर्डर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस? नो, कोर्ट कैन नॉट ऑर्डर। सो इज इट नॉट अ जस्टिफिकेशन? इज इट नॉट एन एक्सेप्शन टू सेक्शन 10? यस, दिस इज व्हाट इज प्रोवाइडेड बाय सेक्शन 14। सेक्शन 14 का कौन सा क्लॉज है, देखो जरा, सेक्शन 14 का सी क्लॉज, सेक्शन 14 का सी क्लॉज, समझ में आया? Yes, sir. ठीक है, सो द कॉन्ट्रैक्ट इज बेस्ड ऑन द पर्सनल क्वालिफिकेशन which cannot be enforced by the court. So this can be a very good illustration that normally what happens that the contract is, if contract is performed by the parties and their previes, either the court can perform, either the party can perform or either the previes of the party can perform. Previes कौन होते हैं? Previes वो होते हैं जो टाइटल को डिराइव करते हैं। The people who derive the title from the parties can be called as previes. जैसे LRs हो गए, लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स, वो क्या है, प्रीवीज है। लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स वो क्या है, वो प्रीवीज है। ऑलराइट, सो ईदर द पार्टीज कैन परफॉर्म और ईदर द प्रीवीज कैन परफॉर्म, राइट? ओके, अब देखो क्या हो रहा है। तो सेक्शन 14 का जो सी पार्ट है वो कहता है कि इफ द कॉन्ट्रैक्ट इज बेस्ड ऑन पर्सनल क्वालिफिकेशन द कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी स्पेसिफिकली परफॉर्म्ड। ठीक है, ओके, अब देखो क्या हो रहा है, लुक एट दिस। एक कॉन्ट्रैक्ट बना ए और बी के बीच में, but this contract is enforceable only at the option of B. This contract is a voidable contract. This contract is a voidable contract. This contract is a voidable contract. ठीक है, voidable contract का मतलब क्या है, able to become void. Able to become void. अगर B चाहेगा तो ये कॉन्ट्रैक्ट होगा, अगर बी चाहेगा तो वो कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर सकता है, ही कैन रेंडर द कॉन्ट्रैक्ट वॉइड। सो दिस कॉन्ट्रैक्ट इज अ डिटरमाइनेबल कॉन्ट्रैक्ट। तो अगर ए चाहे कि इसको स्पेसिफिकली परफॉर्म कराए, वो नहीं करा सकता, बिकॉज इट इज प्रोहिबिटेड बाय सेक्शन 14 का डी क्लॉज।
पढ़ो डी क्लॉज एक बार। द कॉन्ट्रैक्ट विच इज इन इट्स नेचर डिटरमाइनेबल। समझ में आया? आया समझ में? हेलो, तो दोबारा बता दीजिए। हाँ, यस यस यस। कहने का मतलब है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट समझ में आता है ना? वॉइडेबल, जैसे ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ और ये क्या था? वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है। जैसे एक तो हो गया जो एग्रीमेंट होता है, व्हेन द एग्रीमेंट बिकम्स इनफोर्सेबल बाय लॉ इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट, व्हेन इट इज नॉट इनफोर्सेबल बाय लॉ एग्रीमेंट इज वॉइड, एंड व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट इज मेड बट द कंसेंट ऑफ द पार्टी इज विशिएटेड। जो कंसेंट है कॉन्ट्रैक्ट में, जो पार्टी का जो कंसेंट है वो क्या है? वो कॉम्प्रोमाइज्ड है, वो विशिएटेड है। इट इज कॉम्प्रोमाइज्ड और इट इज विशिएटेड। द कंसेंट ऑफ द पार्टी इज विशिएटेड, द कंसेंट ऑफ द पार्टी इज कॉम्प्रोमाइज्ड। तो द एग्रीमेंट it still it is a contract but it is a voidable contract. तो voidable contract क्या होता है? voidable contract is the fate of the voidable contract is dependent on the will of one of the parties. जिसका कंसेंट धोखे से लिया गया है, जिसका कंसेंट धोखा, तो बहुत सारे रीजंस है। CUFM कैन बी द रीजन। CUFM ये सब कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ोगे। कोएर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिस्टेक, मिसरिप्रेजेंटेशन। ठीक है, इसमें मिस्टेक को हटा दो। CUFM, कोएर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड एंड मिसरिप्रेजेंटेशन। मिस्टेक को हटा देना, क्योंकि मिस्टेक से कभी भी कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल नहीं होता। मिस्टेक से या तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होता है या तो वैलिड होता है। मिस्टेक से कभी भी कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल नहीं होता, या तो वो वैलिड होता है या तो वो वॉइड होता है। ठीक है, ये डीजीएस का क्वेश्चन है, इसको लिख लो चाहो तो कहीं। और मिस्टेक से कभी भी कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल नहीं होता, या तो वैलिड रहता है या तो वो वॉइड होता है। ठीक है, इधर देखिए। तो व्हेन द कंसेंट ऑफ द पार्टी इज विशिएटेड, कंसेंट ऑफ वन ऑफ द पार्टी इज विशिएटेड, द कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल। तो देखो, जो जिसका जो कंसेंट है वो विशिएट हुआ है, अगर वो कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड करे, तो कॉन्ट्रैक्ट विल बिकम वॉइड। अगर वो वॉइड ना करे तो कॉन्ट्रैक्ट इज स्टिल अ कॉन्ट्रैक्ट, राइट? यस सर। अब सपोज माई कंसेंट इज विशिएटेड, मैंने धोखे से कॉन्ट्रैक्ट कर लिया आपके साथ। ठीक है, तो मेरा जो ये कॉन्ट्रैक्ट है इट इज वॉइडेबल एट माई ऑप्शन। नाउ कैन यू इन्फोर्स द कॉन्ट्रैक्ट? नहीं, यू कैन नॉट, बिकॉज दिस कॉन्ट्रैक्ट इज डिटरमाइनेबल एट माई ऑप्शन, राइट? ठीक है, यस सर। राइट। सो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल का मतलब क्या है और डिटरमाइनेबल का मतलब क्या है? तो सी एंड डी इज क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं एक बार। सी एंड डी इज क्लियर। व्हाट इज बी? द contract, the performance of which depends upon the performance of a continuous duty which the court cannot supervise. 14 में एक और चीज है, वो ये है कि ए और बी के बीच में ऐसा एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ, which involves details, which involves minutes, which needs to be taken care of by the court. अब कोर्ट के पास, court has zillion other works to take care of. अब उसमें किसी एक पार्टी, एक ऐसा प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट है जिसको कोर्ट बहुत ही क्लोजली ऑब्जर्व कर रहा है। द कोर्ट कैन नॉट सुपरवाइज दिस टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, द कोर्ट कैन नॉट ऑर्डर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। तो ये लिख लीजिए, तो आपको ऐसे एज इट इज याद रखना है। द कॉन्ट्रैक्ट, तो ऐसे में क्या होगा? इफ देयर इज एनी ब्रीच, द कोर्ट इट विल बी बेटर टू ऑर्डर डैमेजेस। तो ए और बी क्लियर हो गया, बी सी डी क्लियर हो गया, बी क्लियर हो गया। द कॉन्ट्रैक्ट इन्वॉल्व्स अ कंटिन्यूअस ड्यूटी
The court involves a continuous duty which the court cannot supervise. ठीक है? बोलिए, अब ठीक है? Yes, sir. Right. Okay. Now comes the very important area. Please compare section 14 and 16. 14 में you and 16 दोनों में ही you will find section 20. दोनों में ही you will find section 20. You will find section 14 में भी and you will find in section 16 में भी. That substituted service. Substituted service. Substituted service. You'll find substituted service. Section 14 में भी, section 16 में भी, both of them you will find substituted service. ठीक है, चलें आगे. Let us understand what is the meaning of substitute service. पहले आप समझिए, जब भी कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो कॉन्ट्रैक्ट में डेट ऑफ परफॉर्मेंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आप लोगों को पता है डेट ऑफ परफॉर्मेंस क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि डेट ऑफ परफॉर्मेंस विल बी डिसाइडिंग दैट ब्रीच हैज बीन कमिटेड और नॉट. ब्रीच हुआ है या नहीं हुआ है, तो डेट ऑफ परफॉर्मेंस बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. नाउ जब भी कॉन्ट्रैक्ट की बात होती है तो कॉन्ट्रैक्ट bestows a duty on both the parties that both the parties should perform their respective promises. Both the parties should perform their respective promises. Both the parties should perform their respective promises. दोनों पार्टीज के ऊपर ये ड्यूटी है कि वो अपने अपने रेस्पेक्टिव प्रोमिसेस को परफॉर्म करें. So this is the respective duty on both the parties to perform their respective promises. Both the parties should perform their respective promises. Both the parties should perform their respective promises. All right. अब इसमें एक लाइन और ऐड कर दो. Both the parties should perform their respective promises on the date of performance. On the date of performance. On the date of performance. Then only breach will not be committed. ठीक बात है? If both the parties perform their respective promises on the date of performance, breach will not be committed. ठीक है? सही बात है? हेलो? Yes, sir. Yes, sir. सही है ना? तो डेट ऑफ परफॉर्मेंस पे अगर परफॉर्मेंस दोनों पार्टी परफॉर्म कर रही हैं तो फिर ब्रीच कैसा? बिल्कुल ब्रीच नहीं है. अब देखो एक बात, वो ये है कि डेट ऑफ परफॉर्मेंस पे क्या हुआ, दो पार्टीज थी ए और बी. बी जो था वो परफॉर्म नहीं कर पाया. बी वॉज अनेबल टू परफॉर्म एंड ए न्यू दिस फैक्ट from earlier onwards कि भाई B will not be able to perform on the date of performance, and he still waited for the date of performance. Irrespective of the fact that A had plenty of the opportunity to mitigate the loss. Mitigate the loss. Mitigation मतलब क्या होता है? मिटिगेशन मतलब किसी तरह से मेलो डाउन करना. So A had many opportunities that he would have mitigated the loss. He would have made some other arrangements. He would have made some other alternative arrangements. मगर वो क्या था? He was very adamant. वो जिद्दी था. उसने डेट ऑफ परफॉर्मेंस का इंतजार करा.
he did not make any alternate arrangements so that he could suffer loss. And he can sue the other party. तो बड़ा क्या कहते हैं उसको, रिप्रेसिव बिहेवियर एक तरह से, कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स में देखा जाए तो बड़ा रिप्रेसिव बिहेवियर है. समझ में आया क्या हुआ है यहाँ पे? So, So he waited for the date of performance. Otherwise he would have ample of opportunities to mitigate the loss. जैसे एग्जांपल है कि एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया ए और बी ने, जिसमें जो बी था ना, 1 जून को उसका परफॉर्मेंस होना था. 1 जून को उसका परफॉर्मेंस होना था. नहीं, परफॉर्मेंस वाला तो पर्सनल क्वालिफिकेशन पे. कॉन्ट्रैक्ट बनाया बी के साथ, 1 जून को गुड्स को सप्लाई करना था. और बी जो था ना, वो कंटिन्यूअसली न्यूज आ रहे थे कि भाई वो क्या कर रहा है, डिफॉल्ट कर रहा है बाकी लोगों के साथ भी. तो बी के साथ उसको कंटिन्यूअसली ऐसे, मतलब इट वाज क्वाइट, ही हैज ऑब्जर्व्ड दिस फैक्ट कि दिस थिंग इज वेरी प्रेवलेंट इन द मार्केट दैट बी इज अ हैबिचुअल डिफॉल्टर. But despite that, A waited for the date of performance on the till the 1 June for the purpose of suffering loss and so that he can sue him. On the other hand, he had known C, D, E, F, etc. Same suppliers of that goods. So these are the suppliers of the same goods. That too very promising suppliers. So he would have mitigated the loss. So still, so जब भी तुम स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, जब भी तुम डैमेजेस मांगते हो, whenever you are seeking damages, the court will always look into the fact that the damages you are asking should not be penal in nature. They should not be in the form of punishments. अगर डैमेजेस पनिशमेंट के फॉर्म में होंगे तो वो डैमेजेस नहीं है. डैमेजेस आर ऑलवेज कॉम्पनसेटरी इन नेचर. तो कोर्ट हमेशा ये देखेगा कि जो तुम डैमेजेस मांग रहे हो, क्योंकि कोर्ट का एक ड्यूटी ये भी है, कोर्ट का नहीं, लॉ का एक ड्यूटी है, लॉ की एक ड्यूटी है, दैट इज लॉ balances the conflicting interest of both the parties. ये सब रेसिडुआ में लिख लेना. So law has a very very important purpose to balance the conflicting interest of both the parties. तो जो प्रोमिसी है वो कह रहा है कि भाई डैमेजेस दो, तो जो प्रोमिसर है वो डैमेजेस दे देगा, मगर उसके साथ भी अन्याय हो सकता है. तो the court will always look into the fact that whether there was an opportunity to mitigate the loss or not. The court will definitely consider this fact. Because जब भी सूट होगा तो उसमें डिफेंडेंट जो प्रोमिसर होगा इस केस में, तो प्रोमिसर हमेशा बताएगा जरूर, सर मैं इसलिए सप्लाई नहीं कर पाया क्योंकि मेरे पास ये मजबूरियां थी. तो डेफिनेटली बताएगा जरूर, है ना. तो जब आप दोनों पार्टीज को कंपेयर करेंगे, प्रोमिसर एंड प्रोमिसी को, तो दोनों के इंटरेस्ट को कोर्ट को बैलेंस करना पड़ेगा. लॉ का ये काम है. तो द कोर्ट विल ऑलवेज लुक इनटू द फैक्ट वेदर द प्रोमिसी वुड हैव mitigated the loss or not. ठीक है. Now take out section 73 of Indian Contract Act. Section 73 of Indian Contract निकालिए. Please take out section 73 of Indian Contract Act. Section 73 of Indian Contract को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए. फर्स्ट पैराग्राफ, सेकंड पैराग्राफ, थर्ड पैराग्राफ एंड एक्सप्लेनेशन. First paragraph, second paragraph, third paragraph, and the explanation. Okay.
अलका पढ़ना, क्लॉज 1 पढ़ना, इसका फर्स्ट पैराग्राफ, सेक्शन 73 फर्स्ट पैराग्राफ। When a contract has been broken, the party who नहीं, suffers पहले मार्जिनल नोट, पहले मार्जिनल नोट, compensation for loss or damage caused by breach of contract. राइट, ठीक है। लॉस और डैमेजेस को अंडरलाइन करिए, सेक्शन 73 मार्जिनल नोट को, कॉम्पनसेशन फॉर द लॉस और डैमेज, लॉस और डैमेज। तो डैमेज एंड डैमेजेस आर दीज टू टर्म्स सिनोनिमस? डैमेज और डैमेजेस दोनों चीजें सिनोनिमस हैं कि नहीं, बताइए। लॉस और डैमेजेस, सॉरी, डैमेज एंड डैमेजेस दोनों सिनोनिमस हैं कि नहीं है? सिनोनिमस नहीं है। डैमेज मतलब एनक्रोचमेंट, रेसिडुआ में लिखना, डैमेज मतलब एनक्रोचमेंट। डैमेज का मतलब है इनफ्रिंजमेंट, जो आपका अधिकार है उसका हनन हुआ है, डैमेज हो गया। देयर इज अ इन्फ्रिंजमेंट ऑफ अ राइट, डैमेज। देयर इज अ डिस्ट्रक्शन ऑफ द प्रॉपर्टी, डैमेज, ठीक है। या फिर जो प्रॉपर्टी की प्रोप्राइटरी वैल्यू है वो कम हो गई है, वैल्यू हैज बीन डेप्रिशिएटेड, लॉस, ठीक है। सो डैमेज का मतलब है देयर इज अ इन्फ्रिंजमेंट ऑफ द राइट, देयर इज अ इन्फ्रिंजमेंट ऑफ द राइट। तो कॉन्ट्रैक्ट जो क्या करता है, दोनों पार्टीज को राइट देता है, दोनों पार्टीज को राइट देता है, दोनों पार्टीज हैव द राइट, ठीक है। सो बोथ द पार्टीज हैव राइट एंड ड्यूटीज टुवर्ड्स ईच अदर, राइट। तो ये जो राइट है इसकी अवहेलना हो रही है, मतलब अदर पार्टी हैज डिनाइड टू परफॉर्म, दिस इज अ डैमेज, दिस इज अ डिस्ट्रक्शन, दिस इज अ डैमेज। सो डैमेज और डैमेजेस में डिफरेंस क्या है? डैमेज इज द इंफ्रिंजमेंट, damages is the relief which is sought. So damage or damages are not synonymous, they are actually different. Damage and ठीक है। So damage verb है, damage verb है, damage is a verb, loss is a verb, ठीक है। whereas damages are the noun, damages are the noun, वो noun है। सो डैमेज, डैमेजेस, दोनों में फर्क समझ में आया? डैमेज इज द वर्ब, क्रिया, ठीक है। हेलो, Yes, sir. चलो। सो मार्जिनल नोट में हमने पढ़ लिया कॉम्पनसेशन फॉर द लॉस और डैमेजेस, डैमेज कॉज्ड बाय द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। यू ऑल नो, ऑल ऑफ यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, दैट इज नॉन परफॉर्मेंस ऑन द नॉन परफॉर्मेंस विदाउट अ लीगल जस्टिफिकेशन। नाउ फर्स्ट पैराग्राफ पढ़िए, सेक्शन 73 का फर्स्ट पैराग्राफ पढ़िए, अलका। Yes, sir. हम्म, When a contract has been broken, the party who suffers by such breach is entitled to receive बस from. बस। Yeah. तो फर्स्ट लाइन में प्लीज अंडरलाइन कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन ब्रोकन, सो दिस इज द प्रीमाइस। 73 कब होगा? दिस इज द प्रीमाइस, कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन ब्रोकन एंड व्हाट इज द रेमेडी? एंटाइटल्ड टू रिसीव। तो एंटाइटल्ड टू रिसीव को ब्लॉक्स पे ले लो एंड राइट अंडरलाइन द प्रीमाइस, कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन ब्रोकन। आगे बढ़िए। From the party who has broken the contract, compensation for any loss or damage caused to him thereby, which naturally arose in the usual course of things from such breach, or which the party knew when they made the contract to be likely to result from the breach of it. ठीक है, तो सेक्शन 73 क्या बोल रहा है? सेक्शन 73 बोल रहा है कि दो पार्टीज हैं ए और बी, इसमें से जो भी ब्रीच कमिट करेगा, जो भी ब्रीच कमिट करेगा वो दूसरी पार्टी को कॉम्पनसेशन देगा, सेक्शन 73 पैराग्राफ 1 के हिसाब से, ठीक है। 173 1 पैराग्राफ 1 के हिसाब से, सेक्शन 73 पैरा 1 के हिसाब से दूसरी पार्टी को वो कॉम्पनसेशन देगा, ठीक है, राइट। चलिए सेकंड पैराग्राफ,
Such compensation is not to be given for any remote or and indirect loss or damage sustained by reason of the breach. ठीक है, ठीक है। थर्ड पैराग्राफ हम नहीं पढ़ेंगे, थर्ड पैराग्राफ हम करेंगे क्वासी कॉन्ट्रैक्ट के साथ, तो थर्ड पैराग्राफ नहीं पढ़ेंगे। तो फर्स्ट और सेकंड पैराग्राफ में हमें पता चल गया कि जो भी ब्रीच है, जो भी डैमेजेस आप मांग रहे हैं, देयर हैज टू बी अ लाइव लिंक विद द ब्रीच, देयर हैज टू बी अ लाइव लिंक विद द ब्रीच, देयर हैज टू बी अ लाइव लिंक विद द ब्रीच। अगर ब्रीच और डैमेजेस में डायरेक्ट लिंक नहीं है, डायरेक्ट लिंक नहीं है, तो यू कैनॉट आस्क फॉर सच अ कॉम्पनसेशन। जैसे एग्जांपल देखो, ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट था, जिसमें ए ने 10,000 रुपए दिए और बी ने क्या किया, बी ने अपना एक मैरिज हॉल किराए पे दे दिया ए को, ठीक है, फॉर एज डॉटर्स वेडिंग। So both of them knew that the date of marriage is so important for both of them. For A, both of them knew. दोनों को पता था कि A के लिए कितना इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण दिन है। तो on the date of marriage, the food was served was not good. It was tasteless. The Baratis were served with very bad music. As a result, all of them faced inconvenience. Now tell me, is the inconvenience directly associated with the breach? Is it directly associated with the compensation which A could ask from B? मतलब A faced some sort of mental agony कि जो पैसा मैंने दिया वो तो डूब ही गया, वो तो दे ही दो वापस, मगर जो मेंटल हैरेसमेंट, मेंटल एग्नी मैंने फेस करी है, उसका भी मुझे पैसा चाहिए। तो वो जो मेंटल एग्नी है वो डायरेक्टली एसोसिएटेड लग रही है ब्रीच के साथ। बताइए। अब ये मत बोलना खुश रहना तो सब्जेक्टिव है, कि अच्छी सारी फैसिलिटीज के बाद भी कुछ लोग रोते रहते हैं कि मुझे तो मजा नहीं आ रहा है लाइफ में। नहीं, ऐसा नहीं। ऑब्जेक्टिव मैन को लगना चाहिए। प्लीज अप्लाई रीजनेबिलिटी, रीजनेबलनेस के साथ डिस्कस वो करो, डिसाइड करो। बताइए। There is a nexus, there is a link. So this damages or this compensation is not remote. तो damages वो ही मांगो जो लाइव लिंक एस्टैब्लिश करे। अगर damages रिमोटर हैं तो वो damages नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो सेक्शन 73 क्लॉज 1 और सेक्शन 73 क्लॉज 2 को एक साथ पढ़ लेते हैं। क्लॉज नहीं मतलब पैराग्राफ 1। पैराग्राफ 1 कह रहा है कि जो वादा खिलाफी करेगा, जो वादा तोड़ेगा, वो दूसरी पार्टी को कॉम्पनसेशन देगा। मगर दूसरी पार्टी को भी ये देखना है कि जो कॉम्पनसेशन वही मांगे जो डायरेक्ट है, ऐसा ना हो रिमोटर। मतलब जो शादी अच्छी नहीं हुई तो उसके बाद किसी तरह से उसने कह दिया कि भाई इसी वजह से पूरे शहर में दंगे हुए हैं, तो उसने किसी तरह से लिंक बना दिया। ऐसा नहीं, शादी नहीं टूटी तो उससे नेशनल सिक्योरिटी को खतरा हो गया, ऐसा नहीं करना है। the damages should have a direct live link. It should have a direct and live link. It should have a direct and live link with the breach. So direct और live link breach के साथ नहीं है तो फिर वो ना ही ऑर्डर किया जाएगा, ठीक है। Now read the explanation. पढ़िए explanation पढ़िए, प्लीज रीड द explanation मैं पढ़ता हूं। In estimating the loss or damages arising from the breach of contract, in estimating मतलब estimate और कर लो, calculate भी कर लो एक साथ। In estimating the loss or damage arising from the breach of contract, the means which existed of remedying the inconvenience, इसको अंडरलाइन करो, the means which existed of remedying the inconvenience। तो means which existed of remedying the inconvenience को अंडरलाइन करिए और ऊपर लिखिए duty to mitigate the loss, duty to mitigate the loss। जो लॉस हुआ है उसको टाला जा सकता था, मतलब whether the
plaintiff had the opportunity to remedy the, or whether he had the remedy to avoid the inconvenience or not. So in estimating the loss or damage arising from the breach of contract, the means which existed of remedying the inconvenience caused by the non-performance of the contract must be taken into account. Understood? Explanation समझ में आया? Yes, sir. सो ड्यूटी टू मिटिगेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. तो सेक्शन 73 जो है ना, वो ड्यूटी टू मिटिगेट की बात करता है. वो ये कहता है कि भाई जो एग्रीव्ड है, वो एग्रीव्ड जो है वो डिफॉल्टर से क्या मांगेगा? कॉम्पनसेशन मांगेगा, बिकॉज डेट ऑफ परफॉर्मेंस में यू हैव नॉट परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट. But at the same time, the court will also look into the fact whether there was a duty to mitigate or not, whether he had the opportunity to mitigate the loss, whether he had the opportunity under which he would have mitigated the loss or not, and actually he has mitigated the loss or not. Mitigate the loss है, मगर मैंने कोशिश भी करी है कि नहीं करी है, तो court will definitely look into this fact before awarding the compensation or damages. Understood? Section 73 duty to mitigate की बात कर रहा है. Yes, sir. राइट. नाउ ये जो चीज जो थी ना, ये सेक्शन 73 में मौजूद थी, मगर सेक्शन 2018 का जो अमेंडमेंट है ना, उसने इसको क्या किया? एक्सक्लूसिवली और एक्सप्रेसली, ऐसे लिख लो, एक्सप्रेसली, इसको एक्सप्रेसली इंट्रोड्यूस किया इन द फॉर्म ऑफ सेक्शन 20. तो इसको हम कहते हैं सब्स्टिट्यूटेड सर्विस. सब्स्टिट्यूटेड सर्विस. तो सब्स्टिट्यूट सर्विस किससे ले जा सकती है? या तो वो किसी और पर, एनी अदर पर्सन, या तो बाय हिज ओन एजेंट. बाय हिज ओन एजेंट ही वुड हैव सॉट सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस. सब्स्टिट्यूटेड सर्विस नहीं, सब्स्टिट्यूट परफॉर्मेंस. सर्विस मत लिखना, सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस. तो 2018 ने ना इसको एक एक्सप्रेसली एक सेक्शन इंट्रोड्यूस किया, सेक्शन 20. तो अब सेक्शन 16 का जो ए है, 14 का जो ए है, वो सीख लीजिए. 14 ए का ये कहता है, तो वॉट का मतलब ये है कि एक कॉन्ट्रैक्ट था और उसमें जो पार्टी थी, जो एग्रीव थी, उसने स्पेसिफिक परफॉर्मेंस जो था, सॉरी, उसने सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस ले लिया. मतलब ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट था. ए को लगा कि यार बी जो है वो कर सकता है ब्रीच. तो ए ने क्या किया? ए ने अपनी थोड़ी सी प्रोएक्टिवनेस दिखाई और सी के साथ उसने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया. कॉन्ट्रैक्ट नहीं, सी के साथ उसने सी से परफॉर्मेंस ले लिया. सी से परफॉर्मेंस ले, भले ही सी और बी का कोई रिलेशन हो या ना हो, इट इज इममटीरियल. ठीक है? या तो उसने बी से ले लिया या तो बी के एजेंट से ले लिया. तो ही वुड हैव टेकन द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस. ही वुड हैव टेकन द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस. सो या तो बी से ले लिया या तो बी के एजेंट से ले लिया. तो ऐसे में अगर ए जो है, मैं फिर से बोल रहा हूं, शायद आप लोग गलत समझाएं, ए और बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट था, तो उसने क्या किया? जो पार्टी है उसको छोड़ के सी के साथ सी से उसने परफॉर्मेंस ले लिया, या तो सी के एजेंट से ले लिया, बी के एजेंट नहीं, सी के एजेंट से उसने वो ले लिया. तो ऐसे में अगर वो ए है, ए बी से क्या मांगता है? स्पेसिफिक परफॉर्मेंस मांगता है. तो भाई दो बार थोड़ी मांगोगे परफॉर्मेंस. तो ऐसे में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस विल नॉट बी ऑर्डर्ड. समझ में आया? Yes, sir. तो यही स्पेसिफिक परफॉर्मेंस है जो सेक्शन 20 में इंट्रोड्यूस हुआ है. तो कल की क्लास में मैंने आपको समझाना तो आसान है, मगर डिक्टेट करना तो उसमें टाइम लगता है. तो कल मैंने सेक्शन 16 और 14 में जो ये सेक्शन 20 है ना, वो बताया था. वो क्या था बताता हूं. मैंने आपको ये बताया कि जब आप सेक्शन 73 पढ़ते हैं, प्लीज सब लोग पढ़ लीजिए एक बार सेक्शन 73 फिर से, एंड प्लीज ट्राई टू फाइंड आउट द वर्ड नोटिस. ऐसा कोई वर्ड है नोटिस? उसको फाइंड आउट, प्लीज ट्राई टू फाइंड आउट. अगर है तो, नहीं है तब भी आप मुझे बताइए कि अगर है तो बताइए, नहीं है तो भी बताइए. 73 में नोटिस है कहीं लिखा हुआ? Please read section 73 and try to find out the word notice.
बताया, बताओ। बताओ बताओ। पढ़ा कि नहीं? सर नोटिस तो नहीं है। नोटिस नहीं है ना? अब तो ये बोलो ना नहीं है, तो नोटिस नहीं है। तो सेक्शन 73 में कहीं नोटिस नहीं है, वही सेक्शन 20 में देखना नोटिस है। सेक्शन 20 में यू नो 73, यू नो सेक्शन 20। अब ये कभी भूलोगे नहीं आप। सेक्शन 20 में देखो नोटिस है कहीं? यस सर। सेक्शन 20 में नोटिस है। अब दोनों में रेलेवेंस क्या है? रेलेवेंस ये है कि सेक्शन 73 में और सेक्शन 20 में, सेक्शन 20 में यू विल फाइंड नोटिस। इसका मतलब ये है कि दो पार्टीज हैं, ए और बी, और ए जो है ना सब्सटीट्यूटेड परफॉर्मेंस लेना चाह रहा है, तो ऐसे में ही हैज टू गिव अ प्रायर नोटिस ऑफ 30 days. He has to give a prior notice of 30 days to B. Why? He has to give prior notice of 30 days to B because he would have specifically performed. कि वो परफॉर्म कर देगा, वो परफॉर्म कर देगा, तो वो उसको 10-30 दिन पहले नोटिस देगा कि भाई तुम परफॉर्म नहीं कर रहे हो, इसीलिए मैं किसी और से परफॉर्मेंस ले लूंगा। मगर ऐसा नहीं तुम एब्रप्टली कॉन्ट्रैक्ट छोड़ के चले जाओगे। दिस कैन नेवर बी द पर्पस ऑफ 2018। 2018 का अमेंडमेंट एक्ट का ये पर्पस नहीं है टू डिस्टर्ब और टू अनसेटल द ऑलरेडी सेटल्ड पोजीशन। सेटल्ड पोजीशन को डिस्टर्ब करना 2018 का कभी भी, 2018 अमेंडमेंट का कभी पर्पस हो ही नहीं सकता। 2018 का जो पर्पस है वो ये है कि इसको और इफेक्टिव बनाना है, ठीक है। सो प्रायर नोटिस ऑफ 30 days टू बी गिवन टू बी so that he can specifically perform. It is a notification given to be कि better you specifically perform, otherwise I'll seek performance from someone else. ठीक है। Now read section 20. Read section 20. निकालो section 20 आप लोग सब। section 20 of SRA, तो दो लॉज एक साथ कंपेयर कर रहे हैं, देखो section 20 निकालिए, section 20 निकालिए। तो सेक्शन 20 में सेकंड आ गया, हाँ, सेक्शन 20 सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट विदाउट prejudice to the generality of the provisions contained in Indian Contract Act, without prejudice to the generality of the provisions, without prejudice to the generality of the provisions contained in Indian Contract Act, and except as otherwise agreed upon by the parties. प्लीज इसको ब्लॉक्स में ले लीजिए, except as otherwise agreed upon by the parties, except as otherwise agreed upon by the parties. Where the contract is broken due to non-performance of the promise by any party, the party who suffers by such breach shall have the option of substituted performance from a third party or by his own agency, or by his own agency, and recover the expenses. वो थर्ड पार्टी की एजेंसी नहीं है, अपनी एजेंसी की बात हो रही है, तो उसको सही कर लेना, मैंने गलत बता दिया है। सो ही कैन सीक स्पेसिफिक परफॉर्मेंस फ्रॉम सी या फिर अपनी ही किसी एजेंसी से। ही कैन सीक स्पेसिफिक परफॉर्मेंस फ्रॉम हिज ओन एजेंसी, क्योंकि इसका जो एक्सपेंसेस है ना वो बी देगा, बी विल गिव द एक्सपेंसेस। ओके, देखो from the third party or by his own agency and recover the expenses and other costs actually incurred, spent or suffered by him from the party committing such breach. Clause 2 देखिए, no substituted performance of the contract under subsection 1, no substituted performance of the contract under subsection 1 shall be undertaken unless the party who suffers such breach has given a notice in writing of not less than 30 days. Please underline, of not less than 30 days
to the party in breach, calling upon him to perform the contract within such time as specified in the notice, and on his refusal or failure to do so, he may get the same performed by the third party or by his own agency, provided that the party who suffers such breach shall not be entitled to recover the expenses and costs under subsection 1 unless he has got the contracts performed through the third party or by his own agency. ठीक है, जो सब्स्टिट्यूट परफॉर्मेंस जो ले रहा है ना, उसका जो कॉस्ट है वो हम क्लेम कर सकते हैं फ्रॉम द पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट. ये प्रोवाइजो में दिया हुआ है. Where the party suffering the breach of contract has got the contract performed through a third party or by his own agency after giving notice under subsection 1, he shall not be entitled to claim relief of specific performance against the party in the breach. Nothing in this section shall prevent the party who has suffered the breach of contract from claiming compensation from the party in the breach. Nothing in this section shall prevent the party who suffered breach of contract from claiming compensation. तो compensation तो ले सकते हो, मगर specific performance तुम नहीं ले सकते. Compensation तुम ले सकते हो, मगर specific performance आप नहीं ले सकते. ठीक है, तो section 20 जो है ना, it provides you with a equitable relief. Section 20 provides a equitable relief. Section 20 provides a equitable relief. Equitable मतलब न्याय संगत. It provides a equitable relief. Equitable relief कि अगर तुमसे नहीं में हो पा रहा है तो हम किसी और से लें, मगर जो खर्चा होगा वो तुम्हें देना पड़ेगा. जो भी खर्चा होगा, क्योंकि मैं मिलूंगा लोगों से एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो वो मैं आपसे लूंगा. तो वो क्लेम कर रहा है. इसके साथ साथ जो मेरा नुकसान हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट हुआ होता तो मैं मेरी क्या स्थिति होती. तो अगर परफॉर्मेंस के अलावा भी मुझे कुछ चाहिए तो वो कॉम्पनसेशन चाहिए होगा, तो कॉम्पनसेशन मैं आपसे ले लूंगा. ठीक है, अदरवाइज परफॉर्मेंस मैं किसी और से ले रहा हूं. तो सेक्शन 20 समझ में आया आप लोगों को? Yes, sir. नाउ सेक्शन 20 को जब हम सेक्शन 73 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के साथ कंपेयर करते हैं तो वी विल फाइंड दैट ड्यूटी टू मिटिगेट का मतलब है दैट आई हैव द अपॉर्चुनिटी टू मिटिगेट द लॉस. फॉर दैट पर्पस 73 डज नॉट प्रोवाइड अ मैंडेटरी रिक्वायरमेंट ऑफ गिविंग नोटिस. तो सेक्शन 73 कहीं भी नोटिस की बात नहीं करता. सेक्शन 73 डज नॉट प्रोवाइड a mandatory requirement of giving notice, whereas section 20 provides a mandatory requirement of giving notice to the other party. That is the comparison between the two. That is the comparison between the two. समझ में आया? सेक्शन 73 में कहीं नोटिस देने की रिक्वायरमेंट तो नहीं है. मुझे पहले ही प्रोएक्टिवली ले लेना था कहीं से, है ना? देखो सब लोग, बोले सही बोला हूं कि नहीं? हेलो. Yes, sir. राइट. तो 20 में रिक्वायरमेंट है नोटिस देने की. ऐसे ही नहीं कि मैंने मुंह उठाया और मैं किसी के पास डायरेक्टली कि चलो भाई तुम परफॉर्मेंस दे दो. नहीं, रिक्वायरमेंट है, नोटिस दूंगा पहले मैं पार्टी को और फिर मैं परफॉर्मेंस सीख करूंगा, क्योंकि मैंने पार्टी को बता दिया है कि भाई तुमसे परफॉर्मेंस हो नहीं पाएगा, मैं परफॉर्मेंस कहीं और से ले लेता हूं, तुम इसका खर्चा दे देना. दूसरा जो कॉम्पनसेशन है वो भी मैं आपसे क्लेम करूंगा. तो 20 इसकी बात करता है. 73 इसकी बात नहीं करता. 73 कहता है कि भाई मैं ड्यूटी, मेरे पास ड्यूटी है. तो सेक्शन 73 में देयर इज अ डिक्लेयर्ड ड्यूटी ऑलरेडी. देयर इज एन ऑलरेडी डिक्लेयर्ड ड्यूटी दैट यू हैव टू 73 में एक ड्यूटी है आपके ऊपर. अ ड्यूटी हैज बीन बिस्टोर्ड अपॉन यू. अ ड्यूटी हैज बीन बिस्टोर्ड अपॉन यू दैट you have to comply with that duty. You have to comply with that duty. ये ड्यूटी को कंप्लाई करो. इस ड्यूटी को कंप्लाई करो. क्यों कंप्लाई करो? ताकि तुमको इफेक्टिव रेमेडी फॉर द पर्पस ऑफ ब्रीच, सो दैट यू कैन हैव क्लेम्ड द रेमेडी विद रिस्पेक्ट टू ब्रीच. अगर तुम ये ड्यूटी कर नहीं रहे हो, तुमको राइट चाहिए, कभी नहीं मिलेगा. तो ड्यूटी भी परफॉर्म करनी पड़ेगी. तो 20 और 73 की बात है. दूसरा, दोनों का ऑपरेशन कब है? तो सेक्शन 20 जो है
substituted performance after the date of performance, after the date of performance, after the date of performance. तो जो सेक्शन 20 है ना, देखो सेक्शन 20 आप देखिए, सेक्शन 20 क्या कह रहा है, where the contract is broken, where the contract is broken, मतलब सेक्शन 20 का जो प्रीमाइस है वो क्या है, द प्रीमाइस ऑफ सेक्शन 20 इज व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट इज ब्रोकन, कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी टूट चुका है, सो द कॉन्ट्रैक्ट इज ऑलरेडी ब्रोकन, तो एट एंड आफ्टर, तो सेक्शन 20 उसके बाद शुरू होगा, सेक्शन 73 बिफोर, सेक्शन 73 डेट ऑफ परफॉर्मेंस से पहले, क्योंकि डेट ऑफ परफॉर्मेंस पे ब्रीच हुआ तो उससे पहले वो देखेगा कि भाई इसने कुछ लॉस को मिटिगेट करने के लिए प्रयत्न करा है कि नहीं करा है। समझ में आया? 20 का ऑपरेशन कब हो रहा है, 73 का कब हो रहा है? सर लेकिन 73 में भी यही लिखा है व्हेन अ कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन ब्रोकन। 73 में यस सर। एक बार देख लेते हैं। एक बार 20 को पूरा पढ़ लो। ड्यू टू नॉन परफॉर्मेंस ऑफ द प्रॉमिस बाय एनी पार्टी, द पार्टी हु सफर्स बाय सच ब्रीच, द पार्टी हु सफर्स बाय सच ब्रीच शैल हैव द ऑप्शन ऑफ सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस। ठीक है, उसका उससे पूरा मतलब निकल के आएगा। एक बार कॉन्ट्रैक्ट, अब कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ लेता हूं। कॉन्ट्रैक्ट, राइट, ठीक है। इन एस्टिमेटिंग द लॉस और डैमेजेस अराइजिंग फ्रॉम द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, एस्टिमेटिंग को अंडरलाइन कर लीजिए। The means which existed of remedying the inconvenience, the means which existed of remedying the inconvenience caused by the non performance of the contract। तो एक्सप्लेनेशन को जो पढ़ोगे ना, तो एस्टिमेशन कब हो रहा है, ब्रीच होने के बाद हो रहा है डेफिनेटली, मगर जो एस्टिमेशन है ना वो हम बैक डेट से लगाएंगे कि वेदर ही हैड द अपॉर्चुनिटी प्रायर टू द डेट ऑफ परफॉर्मेंस और नॉट। तो 73 जो है वो जो ड्यूटी इंप्लाई कर रहा है ना, वो डेट ऑफ परफॉर्मेंस से पहले की बात कर रहा है। और 20 क्या कह रहा है, 20 कह रहा है कि अब तुम्हारे पास एक राइट है इन द फॉर्म ऑफ सीकिंग स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, इन द फॉर्म ऑफ सीकिंग सब्स्टिट्यूटेड सर्विस, सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस, बट हैव यू गिवन 20 डे प्रायर नोटिस? तो 20 सिर्फ प्रायर नोटिस की बात करता है, वेयर 73 डेट ऑफ परफॉर्मेंस से पहले की ड्यूटी की बात करता है। ठीक है, 73 के फर्स्ट पैराग्राफ से कुछ लेना देना नहीं है। Who has broken the contract मत पढ़ो, एक्सप्लेनेशन को पढ़ने की कोशिश करो। ठीक है, हेलो, यस सर। समझ में आया? यस सर। राइट। तो 20 और 73 में डिफरेंस ये है, 20 और 73 में डिफरेंस ये है। ठीक है, ओके। तो आई एम टेकिंग अ ब्रेक ऑफ 10 मिनट्स। एक बारी 245 पे 255 पे मिलते हैं, 255 पे मिलते हैं। अभी इसको हम 330 तक करेंगे, 330। ठीक है, 10 मिनट का ब्रेक ले लो एक बार। ओके सर। It's not a game, it's a rich thing.